जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे कि हूणों का भारत पर किस प्रकार आक्रमण होते हैं, यानी कि हूण कहाँ के थे, वो किस प्रकार भारत की ओर आते हैं, वो भारत पर किन किन क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित करते हैं, कैसे वो भारत के राजाओं को हराते हैं, किस प्रकार उससे भारत के अंदर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति में या कहें कि परिवर्तन देखने को मिलता है। कहने का मतलब आपको देखकर लग रहा होगा कि हम हूणों से संबंधित यहाँ पर सभी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसी के साथ ही हम हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था पर सीरीज नंबर 90 है। सीरीज नंबर 90 है। तो देखें, हूण है, जो ये हूण है, ये हूण एक मध्य एशिया की एक जाति थी, यानी कि जो आज का मध्य एशिया है, यानी कि रूस के तो दक्षिणी भाग, ईरान का उत्तरी भाग, यूरोप का पूर्वी भाग है और जो कि चीन वगैरह का पश्चिमी भाग, इन इलाकों में जो कि एक जाति हुआ करती थी जिसका हमने कहा हूण। ये हूण जो कि एक खनाबदोश जाति थे। खनाबदोश जाति मतलब कि ये अपने जीवन यापन के लिए या कहें कि अपने संसाधनों की पूर्ति करने के लिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। इसी के साथ जो ये जाति थी ना मध्य एशिया की, ये जाति एक बर्बर ट्राइब की जाति थी। बर्बर ट्राइब की मतलब क्या, यानी कि ये जो कि बहुत क्रूर ट्राइब की जाति थी। इनके अंदर सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं थी। ये इनको जो मिलता वो ये खा जाते थे, इसी के साथ जो मिलता उसको ये मार देते थे। कहने का मतलब है कि जो ये हूण है ये बहुत ही बर्बर या कहें कि क्रूर टाइप के ये जो कि जाति थी, ये जो मिलता उसको ये खा जाते थे, है ना। इसी के साथ देखें कि जो ये हूण है, ये हूण जो कि मध्य एशिया में थे, लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ कि जो ये हूण है ना, ये हूण है, जो ये हूण है ना, ये हूण लगभग दूसरी शताब्दी ईसी में जो मंगोल है, इसी के साथ जो शक थे, क्योंकि भारत के अंदर शक भी मध्य एशिया से आए थे, तो ये हूण इस मंगोलों और शकों से निकली हुई एक जाति माना जाता है। इसी के साथ कि जो ये हूण थे, इन हूणों के अंदर जो कि विभाजन हो गया। जो हूण एक समूह था या कहीं की जाति थी, इस हूणों के अंदर विभाजन हो गया। इसकी एक शाखा तो उत्तरी की ओर चली गई, उत्तर की ओर, जो कि आज का जो पश्चिमी रूस है, इस पश्चिमी जो यूराल पर्वत है, इस पश्चिमी रूस की ओर चली गई। एक जाति तो पश्चिमी रूस की ओर चली गई। इसी के साथ जो एक जो भाग था, हूणों का जो एक भाग था, ये हूणों का एक भाग दक्षिण की ओर आ गया, यानी कि जो ईरान का इलाका है, ईरान के इलाके पर आ गया, और जो ईरान का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पर इन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया। इसी के साथ देखें कि जो हूण है, जो इस ईरान से भारत की ओर बढ़े, यानी कि हूण जो कि ईरान में आ गए, ईरान में अपना साम्राज्य स्थापित किया, फिर ईरान से ये अपनी ओर आने लगे, या कहें कि ये ईरान में गए, ईरान के बाद में भारत की ओर आने लगे। अब जो ये ईरान से भारत की ओर आए, इनको जो कि सवेत हूण कहा गया। इसी के साथ इस शाखा को पश्चिमी शाखा भी कहा जाता है। इन शाखाओं को पूर्वी शाखा भी कहा जाता है, यानी कि ईस्ट शाखा, पूर्वी शाखा भी कहा जाता है। इसी के साथ जो हूण थे, इन हूणों के जो दो नेता प्रमुख हुए, यानी कि यहाँ पर इन इलाकों में जो नेता था, इन इलाकों में जो प्रथम नेता था, उस प्रथम नेता का नाम था कुशनेबाज प्रथम नेता था। और जो दूसरा नेता था, है ना, कुशनेबाज प्रमुख नेता था, दूसरा नेता था जिसका नाम है तोरमान नेता था। दूसरा हूणों का प्रथम नेता कुशनेबाज था, दूसरा नेता तोरमान था। अब ये तोरमान के नेतृत्व में ही हूणों ने भारत पर जो कि आक्रमण किया, या कहें कि हूण भारत के अंदर आई। तोरमान है जो कि हूणों का दूसरा नेता था। इस तोरमान के नेतृत्व में हूणों ने भारत पर प्रथम आक्रमण जो कि लगभग 458 ईस्वी में किया। इन्होंने भारत पर सबसे पहले आक्रमण 458 ईस्वी में किया था। अब जब ये 458 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया, तो इस समय भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था, या कहीं इस समय भारत के अंदर जो राजवंश था उस वो तो गुप्त राजवंश का जो कि एक शक्तिशाली शासक था गुप्त वंश का एक शक्तिशाली शासक था, या कहें कि हूणों के समय भारत के अंदर जो शासक थे वो गुप्त शासक थे। गुप्त शासकों के अंदर भी स्कंदगुप्त प्रसिद्ध शासक था। जब इस तोरमन ने भारत पर 458 में जब आक्रमण किया, तो स्कंदगुप्त ने इस तोरमन को युद्ध में पराजित कर दिया, या कहें कि हरा दिया।
इसके बाद में इस तोरमन ने कुछ समय बाद में भारत पर आक्रमण किया, जो कि लगभग 466 ईस्वी में इसने भारत पर फिर से आक्रमण किया। इस दूसरे आक्रमण में भी भारत गुप्त वंश के शासक स्कंद गुप्त ने इस तोरमन को हरा दिया। यानी कि स्कंद गुप्त के समय तोरमन ने भारत पर 2 बार आक्रमण किए, एक तो 458 ईस्वी में, दूसरा 466 ईस्वी में। इन दोनों आक्रमणों में हार तोरमन की हुई, जीत गुप्त वंश के शासक स्कंद गुप्त की हुई। लेकिन जब जैसे ही स्कंद गुप्त की मृत्यु होती है, या कहें कि स्कंद गुप्त के बाद में गुप्त वंश के जो उत्तराधिकारी है, जो अगले शासक बनते हैं स्कंद गुप्त के बाद में, वो कमजोर होते हैं, या कहें कि वो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होते हैं, है ना, शक्तिशाली ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन जो तोरमन का आक्रमण लगातार रहता है, गुप्त साम्राज्य जो कमजोर होता रहता है, लेकिन जो यहाँ पर जो तोरमन है, इस तोरमन का भारत पर आक्रमण होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप तोरमन ने स्कंद गुप्त की मृत्यु के बाद भी आक्रमण किए। तो तोरमन ने अफगानिस्तान को जीत लिया। जो अफगानिस्तान है पहले भारत का तो क्षेत्र था, तो इस अफगानिस्तान को तोरमन ने जीत लिया। तोरमन ने अफगानिस्तान को जीता। अफगानिस्तान में जीतने के बाद में तोरमन पाकिस्तान की ओर बढ़ा, और पाकिस्तान के जो क्षेत्र है, इस वर्तमान पाकिस्तान के जो क्षेत्र है, इसको भी जीता। जीतने के बाद में जो आज का कश्मीर है, इस कश्मीर को भी तोरमन ने जीता। तोरमन ने कश्मीर को जीता। इसी के साथ जो पंजाब है, इस पंजाब को भी तोरमन ने जीता। इसी के साथ राजस्थान का जो वर्तमान भाग है राजस्थान का, इस इलाके में ये तोरमन आ गया। अब यहाँ तक तोरमन आ गया। अब ये जो तोरमन है ना, जब आया तो यहाँ पर क्या था कि वैष्णव धर्म प्रमुख था। वैष्णव धर्म यानी कि शिव विष्णु की पूजा की जाती थी। जब ये यहाँ से ये आए थे, ये हूण, तो यहाँ पर ज़्यादा ये इनकी कोई सभ्यता ही नहीं थी, यानी कि ये बर्बर टाइप के थे। यहाँ पर ईरान के अंदर इस्लाम धर्म का उदय हुआ नहीं था, यानी कि यहाँ पर यानी कि जो कि ये इलाका, यहाँ पर इस्लाम धर्म तो बाद में आया था, तो यहाँ पर कोई सभ्यता नाम की चीज़ नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये भारत के अंदर आए, तो भारत में आने के बाद में इन्होंने शैव धर्म, जो कि हिंदू धर्म का एक भाग है, शैव धर्म को इन्होंने अपनाया। शैव धर्म इन्होंने जो हूण है, इन हूणों ने विष्णु की उपासना करना आरंभ कर दिया। विष्णु को इन्होंने अपना इष्ट देव बनाया। इसी के साथ जो हूण है, इन हूणों ने भारत की जो भाषा थी, इस भाषा को भी अपनाया। यानी कि हूणों ने अपने जो राज्य की भाषा है, राज दरबार की जो भाषा थी, इस राज दरबार की भाषा को संस्कृत भाषा ये बनाई। यानी कि हूणों ने जो भारत की भाषा इसको अपनाया। इसी के साथ देखें कि जो हूण है, इन हूणों जो हूण ने जो ये तोरमन है, इस तोरमन ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण का मतलब करने का मतलब है, ये अपने आप को घोषित कर देता है कि मैं स्वतंत्र शासक हूं। यानी कि एक महाराजा धीराज की उपाधि एक शक्तिशाली शासक धारण करता है। तो इससे इस उपाधि से यह प्रमाणित हो जाता है कि ये तोरमन है धीरे धीरे भारत पर जो कि अपना साम्राज्य स्थापित, भारत पर अपने साम्राज्य स्थापित करने के बाद में ये यहाँ पर शक्तिशाली जो कि शासक बन गया। शासक बनने के बाद में क्या हुआ कि इस समय एक चीनी यात्री भारत के अंदर आया था। चीनी यात्री जो कि भारत के अंदर आया था, जिसका नाम था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग चीन से भारत के अंदर यात्रा करने के लिए आया था। ह्वेनसांग ने अपनी जो विवरण है, या कहें जो रचनाएं लिखी, उन्होंने बताया कि जो हूण है, इस हूणों की राजधानी जो कि पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है साकल। इस साकल को सियालकोट के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है साकल। इस साकल को सियालकोट के नाम से जाना जाता है। यह सियालकोट जो कि इन हूणों की राजधानी बनी, है ना। इसी के साथ जो अफगानिस्तान के अंदर भी इन्होंने अपनी एक राजधानी बनाई थी। इसी के साथ देखें कि जो नेता तोरमन था, जो यहाँ पर जो तोरमन ने अपने साम्राज्य स्थापित किया। अब तोरमन यहाँ पर आने के बाद में इसकी जो कि साम्राज्य विस्तार की नीति, या कहेंगे अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, इसलिए जो ये तोरमन यहाँ पर आ गए। उत्तर प्रदेश के टाइप इलाके तक इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार कर लिया। इसके बाद में जो ये तोरमन जो कि आज का जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश के अंदर एक जो कि स्थान हुआ करता है जिसको कहा जाता है मालवा। आज का जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश के अंदर मालवा हुआ करता था, है ना। इस मालवा पर मालवा के जो उस समय 2 भाग थे। एक तो पूर्वी भाग पर अलग शासक था और पश्चिमी भाग पर अलग शासक था। तो इस तोमरण ने ना, जो ये शासक था तोरमन, इस तोरमन ने जो पूर्वी मालवा है, इस पूर्वी मालवा पर आक्रमण किया। इस समय पूर्वी मालवा का जो शासक था उसका नाम था गोपराज। पूर्वी मालवा का शासक गोपराज था। अब जो ये गोपराज था, इस गोपराज को इस तोरमन ने युद्ध में मार दिया। गोपराज को
तोमरण ने मार दिया, यानी कि गोपराज की हार हो गई। जैसे गोपराज की हार हुई तो इस गोपराज की पत्नी जो कि सती हो गई, यानी कि इसके पति के साथ वो भी चिता में जल गई, यानी कि सती हो गई, है ना। तो ये सती होने का ये हमको प्रथम साक्ष्य मिलता है। ये साक्ष्य एरण लेख में या कहें कि एरण अभिलेख में मिलता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से गोपराज की पत्नी ने प्रथम बार सती क्या था, ये हमको प्रथम साक्ष्य देखने को मिलता है। ये देखने को मिलता है हमको एरण अभिलेख से देखने को मिलता है। अब इसके बाद में जैसे ही अब इस पर तो जीत लिया ये तोमराज ने जीत लिया पूरी मालवा को। तो अब पूरी मालवा से ये पश्चिमी मालवा को भी तोरमन जीतना चाहता था। इसलिए जो ये तोरमन है, ये तोमराज है या कहेंगे तोमराज या कहेंगे तोरमन। तो इस तोमराज ने जो पश्चिमी मालवा है, इस पश्चिमी मालवा पर भी आक्रमण किया। अब जब इसने पश्चिमी मालवा पर आक्रमण किया तो इस समय जो शासक था पश्चिमी मालवा का, उसका नाम था प्रकाश धर्मन पश्चिमी मालवा का शासक था। ये प्रकाश धर्मन ने इस पश्चिमी मालवा के शासक प्रकाश धर्मन ने इस तोमराज को हरा दिया। प्रकाश वर्मन ने तोमराज को हरा दिया। अब जैसे तोमराज की हार हो जाती है तो इसके बाद में तोमराज का पुत्र जिस लगभग 515 ईस्वी में तोमराज का पुत्र जिसका नाम था मिहिर कुल जो कि शासक बनता है। जब ये शासक बनता है तो इसके पिता का जो क्षेत्र था, जैसे कि अफगानिस्तान, है ना, पंजाब, इसी के साथ राजस्थान, है ना, राजस्थान या कहीं राजपूताना और पूरी मालवा का ये जो कि मिहिर कुल जो कि शासक बन जाता है क्योंकि इसके पिता का क्षेत्र था। अब जो ये मिहिर कुल है ना, अब यहाँ से जो यहाँ पर मगध हुआ करता था, मगध ज़्यादा ताकतवर था नहीं, है ना। तो इस मगध पर जो ये मगध है, आज का जो बिहार है, इस बिहार राज्य के अंदर जो कि मगध था, है ना। तो ये मगध पर जो कि मिहिर कुल आक्रमण करता है। आक्रमण करके इस मगध को या कहेंगे इस मगध को ये मिहिर कुल जीत लेता है। जीतने के बाद जो मिहिर कुल जीत लेता है ना। जीतने के बाद ये मिहिर कुल जो कि पश्चिमी मालवा था, इस पश्चिमी मालवा पर ये मिहिर कुल आक्रमण करता है। आक्रमण करता है जब ये इस समय पश्चिमी मालवा का जो राजा था उसका नाम था यशोधर्मन या कहेंगे विष्णुधर्मन। पश्चिमी मालवा का जो कि शासक था। इस पश्चिमी मालवा के शासक है ना विष्णुधर्मन, जो पश्चिमी मालवा का शासक था विष्णुधर्मन था। इस पश्चिमी मालवा के शासक विष्णुधर्मन ने जो कि इस मिहिर कुल को हरा दिया या कहें कि पराजित कर दिया। यानी कि पश्चिमी मालवा पर इसने आक्रमण किया, मिहिर कुल ने पश्चिमी मालवा पर आक्रमण किया। मगध को जीतने के बाद में मिहिर कुल ने पश्चिमी मालवा को जीतने के लिए पश्चिमी मालवा पर आक्रमण किया। लेकिन जो पश्चिमी मालवा का इस समय शासक था यशोधर्मन, इसको विष्णुधर्मन, इन ने मिलकर जो कि इस जो ये मिहिर कुल है, इस मिहिर कुल को हरा दिया। हराने के बाद में अब जो मिहिर कुल है, मिहिर कुल के बारे में कहा जाता है कि जो मिहिर कुल है बौद्धों का अहित था। यानी कि इन्होंने मिहिर कुल ने बौद्ध जो धर्म था, इस बौद्ध धर्म का अहित था। इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को मार दिया। मिहिर कुल ने अनेक बौद्ध भिक्षुओं को मारा। इसी के साथ जो बौद्ध स्तूप थे, बौद्ध विहार थे, है ना, बौद्ध स्तूप थे, बौद्ध विहार थे, बौद्ध मठ थे, इनको इस अनेक बौद्ध स्तूपों को मिहिर कुल ने नष्ट कर दिया। यानी कि मिहिर कुल को बौद्धों का उत्पीड़न कहा जाता है या कहें कि ये बौद्ध धर्म को अहित करने वाला होता है। इसने बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उनके पर से खराब रुख अपनाया। इसी के साथ कि इससे पहले मिहिर कुल से पहले जो कि भारत के अंदर सभी धर्मों को जो कि किसी प्रकार की रोक टोक नहीं थी, जैसे कि हिंदू धर्म के खिलाफ या कहें कि जो ब्राह्मण धर्म के खिलाफ जो कि खुले तौर पर बौद्ध और जैन धर्म बोलता था। यानी कि उसके जो कमियां थी ब्राह्मण धर्म में, इसकी कमियां उजागर करते थे। यानी कि इससे पहले
जो कि इस मिहिर कुल से पहले भारत के अंदर सभी धर्मों को समान आदर से देखा जाता है। यदि उसमें कमियां है तो उसको खुले तौर पर बता सकते थे, यानी कि कट्टरता की भावना नहीं थी, कट्टरता की भावना नहीं थी। उस धर्म के अंदर कमियां है तो उसको खुले तौर पर बता दिया जाता था, जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के द्वारा किया गया। लेकिन अब जैसे ही मिहिर कुल आता है तो मिहिर कुल के आने के बाद में भारत के अंदर कट्टरता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, आपका धर्म नहीं है। ऐसी कट्टरता उत्पन्न हो जाती है ना, कि ऐसी कट्टरता उत्पन्न हो जाती है जिसके अंदर धार्मिक लड़ाई उत्पन्न हो जाती है। इसी के साथ धार्मिक कट्टरता, है ना, ये उत्पन्न हो जाती है। अब जैसे ही हूण भारत के अंदर आते हैं तो हूणों से क्या होता है कि भारत के अंदर स्त्री की दशा और अधिक खराब देखने को हमको मिलती है। इसी के साथ सामाजिक स्थिति के अंदर जो कि जातीय प्रतिस्पर्धा या कहीं जातीय लड़ाई उत्पन्न हो जाती है। इसी के साथ इनकी जो इन्होंने भारत पर आक्रमण किया तो इसके कारण क्या हो गया, भारत के अंदर अशांति उत्पन्न हुई, जिसके कारण जो आर्थिक दशा है, इस आर्थिक दशा में भी खराबी देखने को मिली। तो इसके अंदर हमने देखने का प्रयास किया हूणों। ये सभी यूपीएससी लेवल या कहें कि ऑथेंटिक जानकारी है। इसके बाद में फिर मिलते हैं अगली जो क्लास के अंदर, फिर मिलते हैं। जय हिंद।